हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर अपना चल रहा है, तो उसमें राजस्थान वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आजकल क्या है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लेंदी होने लग गया है यार, क्या करें। जिस हिसाब से पूछ रही है आरपीएससी, उस हिसाब से अपने को भी ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादा ज़्यादा क्लासेज होती हैं। चलो कोई ना, आज तो राजस्थान वाली लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपके ये अवार्ड और स्पोर्ट्स बचेंगे, जो कि 1-2 क्लास का काम है, उसको अपन कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था नौनेरा तक। आगे बात करते हैं प्रमुख सेंटर और केंद्र की। तो अटल ज्ञान केंद्र, इसकी घोषणा जो 25 दिसंबर 2024 को कर दी गई थी। अटल ज्ञान केंद्र क्या होंगे? तो अटल ज्ञान केंद्र जैसे कि हर जो आपकी पंचायत है वहाँ पर जैसे ई मित्रा टाइप के होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे काम आपके हो जाएं, उस प्रकार से अटल ज्ञान केंद्र होंगे। अब ये ई मित्रा से भी बढ़ के होगा, मतलब कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी एक तरीके से मान लो कि पंचायत भवन जैसा है, जहाँ पर कि आपकी लाइब्रेरी भी हो सकती है, ये ई मित्रा वाले काम भी हो सकते हैं। इस प्रकार के काम के लिए अटल ज्ञान केंद्र बन रहे हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, अटल ज्ञान, ज्ञान यानी कि कहीं ना कहीं नॉलेज वाली चीजें भी इसमें शामिल है। ये 25 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। 25 दिसंबर को आपको पता है सुशासन दिवस होता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, तो इसी दिन से, इसलिए इसका नाम भी क्या है, अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल से अटल यानी कि 25 तारीख आपको याद रह जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इनकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना किस स्तर पर होती है ये याद रखना, वो पूछ लेंगे तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर, नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी स्थापना होती है। पहले चरण में ये कहा गया था कि जो भी 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत हैं उसको जो है इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। और अब तक 1274 केंद्र चिन्हित कर लिए गए, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। तो पहली बात, अटल ज्ञान केंद्र होता क्या है, तो आपको पता लग गया कि ये सब बेसिक बातें उसके अंदर होती है। अटल से याद रखना 25 दिसंबर, ईयर कौन सा, 2024, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। और फिर अपने कहा कि प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए कहा था, और अभी तक 1274 इसके अंदर कर लिए गए। केंद्र सरकार ने भी एक योजना चला रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। उसके तहत हमारे यहाँ पर 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पंचायत लर्निंग सेंटर जो है वो भी कहीं ना कहीं थीम यही है जो अटल ज्ञान केंद्र की है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा भी 1047 को जो है स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए 232 करोड़ की राशि है। स्वीकृति अटल ज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। तो 232 करोड़ रुपए एक तरीके से हमें सेंटर से मिल रहे हैं यहाँ पर। विशेषताएं, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को, नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं देना है। केंद्र में ई लाइब्रेरी होगी जहां पुस्तकें डिजिटल रूप से उपस्थित होंगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेंगे। यहाँ पर ई मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर टाइप का भी होगा। और यहाँ पर एक अटल प्रेरक को भी अपॉइंट किया जाएगा। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के अंदर एक प्रशिक्षित ट्रेंड अटल प्रेरक यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि यहाँ के जो लोकल जो भी समस्या है तो उसको वो देख सके। स्थानीय युवा होगा तो इस तरीके से रोजगार भी मिलेगा, लोगों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो ओवरऑल हमने क्या जाना भाई, फिर से देखते हैं। अटल ज्ञान केंद्र 25 दिसंबर 2024 को शुरू किए गए थे। पहली चरण में ये कहा गया कि 3000 से ज्यादा वालों के लिए होंगे, प्रत्येक ग्राम मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर ये होंगे, और 1274 को चिन्हित कर लिया गया। केंद्र सरकार भी 1047 को जो आपके लर्निंग सेंटर है, पंचायत लर्निंग सेंटर, उसके रूप में 232 करोड़ रुपए दे रही है। ये यहाँ पर एक अटल प्रेरक अपॉइंट किया जाएगा, और यहाँ पर जो ई लाइब्रेरी उपस्थित रहेगी। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी। आगे बात करते हैं राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर। इसी प्रकार के एक जयपुर के अंदर भी है अपने, और अभी जो है राज्य बजट 2024-25 के अंदर घोषणा की गई थी इसकी, और इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी। इसके लिए जो है वो गांव है लोरडी पंडित जी, उसमें 25,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित जो यहाँ पर की गई है। तो राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी जो सेंटर है वो कहाँ पर बन रहा है, जोधपुर में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन होती है उसके देखो उसको समाप्त करने के, यानी कि उसको कम करने के, क्लाइमेट चेंज को कम करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है मिटिगेशन और एक होता है एडेप्टेबिलिटी। मिटिगेशन का मतलब होता है उसके प्रभाव को समाप्त करना। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके अनुकूल हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके 2 तरीके हैं कि एक तो एसी चला के ठंडा कर दो, दूसरा ये कि आपके मकान को इस तरीके से अडेप्टेबल बना लो कि वो जो गर्मी है उसको भी कहीं ना कहीं ठंडक के रूप में लाए। तो जैसे प्राचीन अपन घरों के अंदर देखते हैं जो गारे की लिपाई होती थी, तो उसको ये माना जाता है कि वो घरों को ठंडा करता है। तो एक तरीके से गर्मी के प्रति अडेप्टेबिलिटी का तरीका था।
एसी जो है वो मिटिगेशन का तरीका है और गारा जो है वो अडेप्टेबिलिटी का तरीका था। तो बस यही हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन को बढ़ाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया जाएगा, ये जगतपुरा जयपुर के अंदर। तो डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर तो जोधपुर में, और ये कहाँ पर, तो आपके जयपुर के अंदर। इसमें नॉलेज पार्टनर होगा IIT जोधपुर। ये राज्य में अपना तरीका का पहला ऐसा केंद्र होगा और गठन की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दी गई है। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है वो इसको गठन करेगा और इसका नॉलेज पार्टनर किसको रखा गया है, IIT जोधपुर को रखा गया है। नॉलेज की बात है तो IIT जोधपुर का नाम आएगा ही आएगा। हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर, अब इसमें भी अपन देख सकते हैं हाईटेक यानी कि जो टेक्नोलॉजी हाई जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को फ्यूजन करना, वो सारी जो टेक्नोलॉजी वो एक जगह पर हो, इस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में ऐसे 20 सेंटर बना रहा है। उसमें से राजस्थान के लिए 5 पुलिस जिलों का चयन हुआ है। 5 पुलिस जिलों का चयन हुआ है, भिवाड़ी, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग और सवाईमाधोपुर। किसके लिए, हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर के लिए। ठीक है, तो 5 पुलिस जिलों का चयन हुआ है। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ये जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जोधपुर में अपन ने क्या क्या देखा, एक तो स्टेट डेटा रिकवरी सेंटर देखा, एक आपके वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर देखा। ये दोनों कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। लागत 18 करोड़, केंद्र सरकार राज्य द्वारा संयुक्त रूप से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रामसर साइट की। भारत के अंदर 2 नए रामसर साइट जो शामिल किए गए हैं। इसमें कोपड़ा जलाशय जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है और एक सिलीसेड। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस जो इसको ठीक कर लेना भाई, ये 96 थी और सिलीसेड को पहले किया गया तो ये 95th है ना। तो सिलीसेड झील अपने राजस्थान वाली जो 95th है और कोपड़ा जलाशय जो 96th है। ये 12 दिसंबर को घोषणा की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं 2 और जुड़ चुकी हैं जो कि अपन उसको जनवरी के अंदर पढ़ेंगे। एक तो है एटा उत्तर प्रदेश के अंदर पटना पक्षी अभयारण्य, और एक है कच्छ गुजरात के अंदर छारी ब्रांड। ठीक है, तो एक तो है एटा यूपी के अंदर पटना पक्षी अभयारण्य, नाम इसका पटना, आपको समझना बिहार के अंदर है पटना पक्षी अभयारण्य, और एक आपके कच्छ के अंदर, कच्छ वाले का नाम क्या है, छारी ब्रांड, छारी ढांड, छारी ढांड, छारी ढांड। ये है आपके 58वीं 98 तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर रामसर साइट, भारत के अंदर रामसर साइट देखें तो 98 हो चुकी है। तो लास्ट वाली 4 तो याद रखनी है भाई। तो एक तो सिलीसेड झील वो 95th थी, उसके बाद कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ वो 96th थी, यूपी के अंदर एटा तो 97 थी, और कच्छ के अंदर छारी ढांड ये 98 है। ठीक है ना, तो इन 4 को जरूर याद रखना है, रामसर साइट को। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के अंदर कितनी रामसर साइट हो चुकी है, 98 हो चुकी है। ये दिसंबर महीने का करंट अफेयर है इसलिए इसमें 96 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितनी हो चुकी है, 98। उत्तर प्रदेश में 10 की बजाय कितनी हो चुकी है, 11। क्यों, क्योंकि एटा जो 97 है वो भी यहीं पर बनी है, तो 11 हो गई है। ठीक है, तो राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट हो गए। कुल कितने, 5 राजस्थान के अंदर 5 में केवलादेव काफी पहले से है, सांबर झील काफी पहले से है, खिंचन और मेनार को अभी शायद कुछ इसी साल किया गया है, और एक सिलीसेड इसको भी इसी साल किया गया है। तो टोटल हमारे यहाँ पर रामसर साइट कितनी होगी, 5, खिंचन, मेनार, सांभर, केवलादेव और सिलीसेड, ये 5 हो गई है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर है, यूके के अंदर 176, सेकंड पे मैक्सिको 144 और थर्ड पर है इंडिया 98, एशिया में सर्वाधिक है। तो ये रामसर साइट के बारे में कुछ बेसिक बातें जो अपन ने देखी वो याद। अच्छा, रामसर साइट है क्या, वो तो अपन अलग अलग मैगजीन में कई बार बात कर ही चुके हैं। हालांकि भाई रामसर कन्वेंशन हुआ था 1972 या 71 आई थिंक। तो उसके दौरान जो है वो जो ऐसी आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स जिनको कि संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उसके लिए जो है रामसर कन्वेंशन के तहत ऐसे साइट्स को चिन्हित किया जाता है। तो भारत के अंदर कितनी होगी, 98। ठीक है, 98 वाले लास्ट के 4 याद रखना। 95th तो कौन सी है, सिलीसेड, 96 कौन सी है, कोपरा, 97 कौन सी है, एटा, और 98 कौन सी है, तो कच्छ के अंदर जो है वो छारी ढांड। ठीक है, ये याद रखना भाई। उसके बाद अरावली की नई परिभाषा, ये तो बहुत 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 ज्यादा चर्चा में रहा था, है ना। ये पूरा मामला क्या था, वैसे तो आप खूब डिटेल में इसके बारे में अलग अलग खूब सारी जगह पर पढ़ चुके होंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने, मैडम ने भी इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी, शिरीन मैम ने भी अपने यूट्यूब पर भी एक वीडियो बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज नाम से अरावली के संबंध में निर्देश जारी किए 20 नवंबर को। वो निर्णय BR गवई ने दिया था 20 नवंबर 2025 को, ये जो जारी किया गया था, जिसमें कि जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा
एक समिति गठित की गई थी, उसमें अरावली की पहाड़ी और अरावली की श्रृंखला, इसकी डेफिनेशन को लेकर एक रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। तो B.R. गवई उसके अंदर निर्णय देने वाले थे 20 नवंबर को, ठीक है। और वो समिति किसने बनाई थी? तो आपके जलवायु मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। उसके द्वारा अरावली की पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला से संबंधित एक डेफिनेशन दी गई थी। अरावली की पहाड़ी की आपने जो वो डेफिनेशन खूब ज्यादा चर्चा में रही है, उसको सुना होगा, लेकिन श्रृंखला की डेफिनेशन को शायद नहीं सुना होगा। अरावली की पहाड़ी के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी भू आकृति जिसकी स्थानीय भू आकृति से ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। अब इसमें समस्या ये थी कि जैसे ये क्या कह रहे हैं, स्थानीय भू आकृति से कितना 100 मीटर ऊपर, इसी को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इससे कम वाली जो है उन सबको तो उसका खनन किया जा सकता है, उन सबको तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देंगे। हाँ भाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मेन विवाद क्या है? मेन विवाद है कि जो 100 मीटर है ये तो चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, दुनिया भर में यही होता है, पहाड़ी की डेफिनेशन जिसकी के अराउंड होती है। मुद्दा ये कि 100 मीटर काउंट कहाँ से किया जा रहा है? ये 100 मीटर काउंट कहां से किया जा रहा है? क्योंकि ये सामान्यतः समुद्र तल से ऊंचाई काउंट की जाती है। अब यदि आप इसको स्थानीय क्षेत्र से कर रहे हो, तो स्थानीय क्षेत्र तो मान लो कि कोई ढलान वाला है तो कोई यहां से भी कर सकता है, कोई यहां से पहाड़ी शुरू हो रही तो यहां से भी कर, पहाड़ी ऐसे थोड़ी है भी सीधे यूं शुरू होती है, पहाड़ी तो इस तरीके से शुरू होती है ना। तो कोई जो यहां से भी कर सकता है, कोई यहां से भी कर सकता है, कोई यहां से भी कर सकता है। तो इस तरीके से इस बात को लेकर जो एक विवाद था, तो अरावली पहाड़ी में जो, हालांकि अब तो इसके ऊपर स्टे लगा दी है, अपन आगे चल के इसमें देखेंगे, 29 तारीख को इस पर स्टे लगा दी है, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। इसी तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर क्या डेफिनेशन दी? 2 या 2 से अधिक अरावली पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। मतलब कि वो जो सीक्वेंस है वो 500 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अरावली गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के 37 जिलों में विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर निर्देशित किया था कि एक और रिपोर्ट तैयार की जाए, जो कि राष्ट्र भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की मदद से अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार जो किया जाए। और अभी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 दिसंबर 2025 को इस निर्णय के ऊपर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है, ठीक है। तो यही वही सेम बात है। अब आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको अपन गोंडावन के नाम से जानते हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर एक कंपनी के द्वारा CSR के माध्यम से फंडिंग देने पर बात कही गई थी, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक ने यहाँ पर जो डिसीजन सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंध में निर्णय दिया। ये निर्णय देने वाले में जस्टिस PS नरसिम्हा और अतुल S चंदुरकर जो वो यहाँ पर थे। तो पहले तो अपने अरावली वाले के अंदर डिसीजन में याद रखना, पहले तो BR गवई थे, बाद में जस्टिस सूर्यकांत थे, और इसके अंदर निर्णय देने वाले जो है नरसिम्हा और चंदुरकर थे। केस कौन सा है? MK रणजीत सिंह बनाम भारत संघ, MK रणजीत सिंह बनाम भारत संघ। प्रमुख निष्कर्ष क्या निकाले कि जो CSR के अंदर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तो शामिल है। जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन कह रहे हैं तो एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी में शामिल है। दूसरी बात कही कि पर्यावरण संरक्षण के लिए CSR कोष एक संवैधानिक कर्तव्य है, ना कि कोई स्वैच्छिक परोपकारी कार्य है ना। तो ये तो करना ही है आपको, संवैधानिक कर्तव्य है आपका। किसी कंपनी के रूप में विधिक व्यक्ति का समाज के एक प्रमुख अंग के रूप में पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर कंपनी को क्या मान के? विधिक व्यक्ति। और जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में आता है पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो यहाँ पर कंपनी भी एक विधिक व्यक्ति है तो उसका भी मौलिक कर्तव्य बनता है। गोडावन के लिए प्राथमिक संरक्षण क्षेत्र को संशोधित किया गया। राजस्थान में 14,000 वर्ग मीटर और गुजरात में 740 वर्ग मीटर में गोडावन जो पाए जाते हैं। आगे बात करें राजस्थान मध्य प्रदेश चीता कॉरिडोर। कॉरिडोर का नाम कुनो गांधी सागर चीता लैंडस्केप। कुल क्षेत्र होगा 17,000 वर्ग मीटर। इसमें से राजस्थान के अंदर होगा 6500 और मध्य प्रदेश में होगा 10,500। प्रतिशत वाइज बात करें तो राजस्थान के अंदर 37% और मध्य प्रदेश के अंदर 63%। ठीक है, तो ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चीता कॉरिडोर के नाम से। ठीक है, तो इसमें से 37% एरिया राजस्थान का और 63% एरिया जो वो मध्य प्रदेश का। कॉरिडोर में शामिल राजस्थान के अभयारण्य एक तो हो गया आपके बस्सी और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में जो पड़ता है।
एक आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला, मुकंदरा हिल्स कोटा वाला, और आपके चंबल अभयारण्य हो गया, रामगढ़ विषधारी, करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व और शेरगढ़ अभयारण्य। मतलब जो भी आपके ये हाड़ौती वाले एरिया के अंदर पड़ते हैं वो लगभग सारे इसके अंदर जो वो आ जाते हैं। आगे बात करते हैं योजनाओं की। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये पहले मोदी जी के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई और फिर जो हमारे यहाँ पर जल संचय से वाला चल ही रहा था, तो इसी प्रकार का कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो अपन ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर चलाया और इसको फ्लैगशिप स्कीम जो वो घोषित किया। इसका जो प्रारंभ है वो 15 जनवरी 2025 को सांगानेर से हुआ था। मुख्यमंत्री जी का इसको लेकर काफी ज्यादा विश्वास है, इसीलिए सांगानेर से इसकी शुरुआत की गई थी। 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों के अंदर नोडल विभाग इसके अंदर है भूजल विभाग, जल से संबंधित है भूजल विभाग। ये जो केंद्र का कार्यक्रम था कौन सा, कैच द रेन, उससे प्रेरित है। मैं कुल मिलाकर कर्म भूमि से मातृभूमि वाला जो पूरा अभियान है वो बेसिक उसका क्या है, बेसिक उसका ये है कि जो वर्षा का जल है उसको संचय किया जाए, कैच किया जाए, किसको, द रेन को, ठीक है। कुल मिलाकर वर्षा जल का संचय किया जाए और इसके अलावा भी जो जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो मेथड हो सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे तालाब बनाना, इन सब का जो प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार का हमारे यहाँ पर पहले जल स्वावलंबन चल रहा था, है ना। कौन सा बयान चल रहा था, जल स्वावलंबन। ये एक तरीके से उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, कर्म भूमि से मातृभूमि। नोडल विभाग कौन हुआ, तो भूजल विभाग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कौन से बयान से प्रेरित है, ये कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। लक्ष्य क्या, तो वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। वर्ष 2027-28 तक क्या किए जाएंगे, 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो वही है रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से यहाँ पर बात आप समझ गए कि जो छोटे छोटे जलाशय जहां पर कि रेन वाटर को कंजर्व जो किया जा सके, तो 45,000 बनाने, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 45,000, ठीक है। देखो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लो कि हमारे यहाँ पर पंचायतें लगभग 45,000 के आसपास जो है, और इसमें से 11,000 में ये प्रोग्राम चल रहा है। 15 जनवरी को शुरू हुआ था। 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर बनाने, उद्देश्य वही है, वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देना, भूजल में वृद्धि करना, ये सब आप बहुत ही बेसिक्स। हाँ ये थोड़ा सा देख लो, प्रवासी राजधानियों, भामाशाहों इत्यादि CSR के सहयोग से रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना। तो कुल मिलाकर रेन वाटर स्ट्रक्चर बनानी है। प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 42,000 जो है रिचार्ज स्थलों का चयन किया है। 42,000 का चयन किया कि यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और बनाने कितने, 45,000। अभियान के सुचारू संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, और फिर उसके बाद में एक और उसकी निगरानी के लिए एक और समिति बनाई गई। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी और एक राज्य स्तरीय निर्देशन समिति होगी। इस तरीके से 3 लेवल पर इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है ना। ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, इसमें क्या की जा रही है, 3 लेवल पर मॉनिटरिंग जो की जा रही है। कौन कौन से 3 लेवल, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्य राज्य कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो यानी कि पहले हो गया आपके सीएम की अध्यक्षता में कितने सदस्य, 31 सदस्य। उसके बाद विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय के लिए एक और समिति मॉनिटरिंग के लिए, वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्य है। तो उसके बाद में CS की अध्यक्षता में वो 20 सदस्य है। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो कोरिलेशन उसको लेकर है। फिर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 17 सदस्य है। तो फिर जो वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसकी अध्यक्षता में 17 सदस्य। तो इस तरीके से 3 लेवल पर ये काम जो किया जा रहा है। 31 सदस्य CM, 20 सदस्य चीफ सेक्रेटरी और 17 सदस्य जो वो DM, है ना। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 42,000 स्थानों का चयन कर लिया, 45,000 बनाने हैं, ये सारी अपन ने बात की। उसके बाद में आता है सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है कि जो छत है शहरों के अंदर, एक सामान्य समस्या देखने को मिलती है कि सोलर जो प्लेट्स है वो लगाए कहाँ, क्योंकि छत तो कॉमन है और इतनी बड़ी छत है नहीं। फ्लैट मान लेते हैं कि टोटल 100 है पूरी बिल्डिंग के अंदर, और छत वो इतनी सी है, 100 लोगों के बीच में बांटे तो 2-2 कुर्सी रखने की जगह मिलती है बस। तो फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम जो चलाया गया था PM सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 10 राज्यों के 30 शहरों में जो इसका प्रारंभ किया गया था। अब इसे देश के 100 शहरों में, देश के कितने शहरों में, 100 शहरों में, पहले में कितने 10 राज्यों के 30 शहरों में इसको किया गया था। अब 100 शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन से है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर।
केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ये सिटी एक्सेलरेटर। 20 जून को नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। मंत्रालय तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा देखा जाता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ साथ यहाँ पर SSEF का सहयोग लिया जा रहा है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। याद रखना यहाँ पर SSEF का सहयोग दिया जा रहा है। बाकी ज्यादातर में अपन ये देखते हैं कि BEE के द्वारा किया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो है सहयोग किसका लिया जा रहा है, SSEF का, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन का। तो सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में क्या समझ में आया कि 20 जून नई दिल्ली से शुरू हुआ था। सिटी जो है वहां पर ये जो छतों की जो कमी है उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए प्रोग्राम है जो कि देश भर के 100 शहरों के अंदर चल रहा है। उसमें राजस्थान के 4 शहर है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर है। पहले 10 राज्यों में 30 शहरों में शुरू किया था, अब इसमें 100 शहर है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके शेखावटी हवेली संरक्षण कार्यक्रम। आपको पता है राजस्थान सरकार जो शेखावटी की जो हवेलियां हैं उसको संरक्षण पर बहुत काम कर रही है और इस बार के बजट के अंदर भी अच्छा खासा फंड जो इसको लेकर दिया गया है। तो राज्य बजट 2025-26 में कहा था झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले की 662 हवेलियों को संरक्षण के लिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है। और ये अपन सूजस के अंदर भी 1-2 बार जो बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व की। तो चर्चित व्यक्तित्व में हम बात करें तो डॉक्टर तारकेश्वर जैन जो कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। तो डॉक्टर तारकेश्वर जैन राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग है, ध्यान रखना राष्ट्रीय। समित बिश्नोई राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के उप सॉलिसिटर जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए। नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्रीय कानून मंत्रालय करता है। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। ठीक है। सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं 8 दिसंबर 2025 को। इनकी तारीख भी याद रख लेना, 8 दिसंबर को जो सुनील शर्मा। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, शपथ जो मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर द्वारा। ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो सुनील शर्मा जो है वो क्या, राज्य सूचना आयुक्त, तारीख 8 दिसंबर, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष। शशिकांत राज्य के मुख्य नगर नियोजन नियुक्त हुए, मुख्य के राज्य के मुख्य नगर नियोजक नियुक्त हुए। नियुक्ति नगरीय विकास आवासन विभाग द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे राज्यपाल द्वारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, ठीक है। तो एक कुलगुरु हुए। एक बार फिर से इनको देख लो, डॉक्टर तारकेश्वर जैन साहब और ये सब ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे आपको। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, समित बिश्नोई उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के उप सॉलिसिटर, सुनील शर्मा सूचना आयुक्त, शशिकांत मुख्य नगर नियोजक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुलगुरु। ठीक है। अन्य व्यक्तित्व में बात करें, मनस्वी अग्रवाल अंटार्कटिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी विंसन मैसिव पर चढ़ाई करने वाली पहली राजस्थानी बनी है मनस्वी अग्रवाल। ठीक है, उदयपुर से है। अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च चोटी है विंसन मैसिव, उसके ऊपर चढ़ाई करने वाली। अंजलि सिंह झुंझुनू नेशनल यूथ पार्लियामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनका जिक्र भी सूजस में जनवरी में फिर आया था। देखो ये जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं ये घुमा फिरा के आगे पीछे आती रहती है, तो इनका सूजस में भी जिक्र आया था। अंजलि सिंह झुंझुनू की जो है उनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था। फिर कुछ एक यहाँ पर दिए गए हैं अवार्ड। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम लोक कला अवार्ड जो है दिया गया 2025 का। तो ये जो अवार्ड है ये आर्टिस्ट को जो है यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम लोक कला पुरस्कार। ये समारोह हुआ शिल्प ग्राम महोत्सव उदयपुर के अंदर। ये अवार्ड प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, है ना। ये कई बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब इस अवार्ड के सेंस में तो नहीं, पर पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। पुरस्कार विजेता रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक और निरंजन वल्लभ भाई गुजरात। ठीक है, तो ये 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, रामनाथ चौधरी और निरंजन वल्लभ भाई पटेल नहीं है यहाँ पर, है गुजरात के ही, पर निरंजन वल्लभ भाई। ठीक है, रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक है जयपुर के। उसके बाद 78वां आर्मी डे परेड संयुक्त कर्टन रेजर जो है कार्यक्रम। ये वैसे तो आपको पता है आर्मी की जो परेड है वो आपके जनवरी महीने के अंदर हुई और खूब चर्चा में रही और कई बार जो अपन इसको डिस्कस किया। तो ये 15 जनवरी को कार्यक्रम जयपुर में होना था, है ना। लेकिन इसके पहले जो है ये संयुक्त कर्टन रेंजर प्रोग्राम जो ये हुआ, ये JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। और इस दौरान जो हमारे यहाँ पर कुछ जो शहीद जो सैनिक हैं उनकी वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित नायक मेघराज सिंह हैं, उनकी जो पत्नी है वीरांगना जो उनको सम्मानित किया गया। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित हवलदार राम सिंह शेखावत जी को के परिवार को, और जो है लांस नायक बंशीधर यादव उनके परिवार को, मेघराज सिंह जी, राम सिंह जी और बंशीधर यादव जी। ठीक है, निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जीवन राजपुरोहित, अर्जुन सिंह राठौड़ और मदन सिंह काजला।
उसके बाद नवंबर 2025 में चेन्नई में विंड इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार दिया गया। अपन देखा भी था हमारे यहाँ पर विंड एंड हाइब्रिड करके अलग से एनर्जी को लेकर पॉलिसी भी जारी की गई थी। तो ओवरऑल हमने जो उसके अंदर अच्छा काम किया है, इसलिए चेन्नई के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था विंड इंडिया, इसके अंदर जो राजस्थान को यहाँ पर पुरस्कार जो दिया गया। राजस्थान भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस एकेडमी आरपी को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा जो दिया है ना। तो जो भी सरकारी जो उपक्रम होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है उपक्रम क्षमता विकास आयोग। क्या नाम है? उपक्रम क्षमता विकास आयोग। तो इनका काम होता है कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और यदि किसी ने कैपेसिटी बिल्डिंग कर रखी है और वो बाकियों को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको सम्मानित करना भी बनता है। तो इन्होंने आरपीए का ये दर्जा जो दिया है, पहला स्थान दिया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का। भाविनी भार्गव रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित हुई है। भाविनी भार्गव जयपुर से। चर्चित स्थानों की बात करें तो बीकानेर के अंदर जो एक विद्यालय है, राजकीय महारानी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इनके अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये पहला स्कूल होगा जहां पर कि अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर होने जा रहा है? बीकानेर में। कौन से स्कूल में? तो राजकीय महारानी बालिका वरिष्ठ विद्यालय में। जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय लो जो आपके कॉलेज है वो शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, राजकीय विधि महाविद्यालय सांगनेर के अंदर। और स्थायी भवन बनाने तक इसका संचालन जो है पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा किया जाएगा। दौसा में 8 दिसंबर को मेहंदीपुर बालाजी तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो शुरू कर दी गई है। झालावाड़ गागरोन दुर्ग के अंदर 51 विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी करके एक रिकॉर्ड बनाया, इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया। आपको पता होना चाहिए पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव जो आयोजित किया गया था। किसके तहत? पंचगौरव योजना। आपको पता है 5 जो उस जिले के जो कोई जो आपके प्रोडक्ट है, प्रजाति है, उपज है, उसको जो है स्थान दिया गया है। तो गागरोन दुर्ग में 51 विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी की और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव आयोजित किया गया। उसके बाद दुनिया भर के जो कार्यक्रम हुए उनके बारे में बात करते हैं। सांबर महोत्सव जयपुर के अंदर 27 से 31 दिसंबर। 4 हेक्स फेयर, ये भी जयपुर के अंदर। कौन सा? 4 हेक्स फेयर। ये क्या है? 4X क्या है? तो 4X जो है यहाँ पर ये बिरला ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम हुआ, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने करवाया। तो ये जो लाइफस्टाइल जो है उसको लेकर है, मतलब कि क्या बोलेंगे, इंटीरियर डिजाइन को लेकर, डेकोरेशन को लेकर, घर की डेकोरेशन हो गया है ना, उन सब को लेकर जो अच्छी प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। तो 4X कार्यक्रम, ठीक है, तो वो याद रखना। ये जो घर को इंटीरियर कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जा सके उसको लेकर है, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर ये हुआ। राष्ट्रीय हैकथॉन शील्ड केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर ये हुआ। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था क्योंकि बहुत सारे टीचर जो वो इस कार्यक्रम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश शिक्षक जो सम्मेलन है वो लियो इंटरनेशनल संस्थान बांसवाड़ा के अंदर। मारवाड़ महोत्सव संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा के अंदर जो मारवाड़ महोत्सव। मैं संबलपुर जो जाते रहता हूँ, हमारे ताऊ जी जो संबलपुर में रहते हैं ना, उड़ीसा में भी संबलपुर में ही रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मारवाड़ महोत्सव हुआ है। आयोजक मारवाड़ी युवा मंच, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर के अंदर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव ये कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर। आयोजक कौन? लघु उद्योग भारती। तो ये कार्यक्रम होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं। अब देखो सारे याद नहीं रखे जा सकते, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये कई बार बता चुका हूँ, है ना, पर फिर भी विद्यार्थी इसको लेकर अनावश्यक जो चिंता करते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आरपीएससी का अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि जब भी आपका एग्जाम है उससे 3 महीने पुरानी जो खबरें हैं उसको वो इस डिटेल में पूछती है, इवन हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिटेल में पूछती है। लेकिन उससे पुरानी जो खबरें हैं उसके ऊपर ये माथा नहीं खपाना होता ये कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें केवल बड़ी बड़ी खबरें ध्यान रखें। और आखिरी के जो 3 महीने हैं, जैसे एक एसआई का एग्जाम जो प्रस्तावित है 5 अप्रैल का, यदि 5 अप्रैल को वो पेपर होता है तो आप ये कह सकते हो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें भी खास तौर पर जनवरी फरवरी उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब कोई यदि हमारा कोई कैंडिडेट, हमारा कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो हम उसको इस डेप्थ में वो चीज़ें याद करने को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है और पूछे भी नहीं जा रहे हैं। कभी भी जब ट्रेंड चेंज हुआ तो मैं अपनी इस बात को जो है चेंज करूंगा और कहूंगा कि नहीं अब जो है ये आपको इतने महीने का पढ़ना है। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है, अभी पिछले 1 साल के अंदर जो भी परीक्षाएं हुई है आपको यही देखने को मिलेगा मैक्सिमम 3 से 4 महीने,
और उसमें से भी जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। आखिरी का एक महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और थर्ड जो है वो भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट, फोर्थ तक जाते जाते मामला खत्म। तो बस यही है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी जो मैगजीन है, अपना जो कंटेंट है वो प्रैक्टिकल है। अपना जो कंटेंट है वो हम किसी को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। किसको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं? हम जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, हम एसआई की तैयारी करवा रहे हैं, हम जो आरएस की तैयारी करवाते हैं, हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाते हैं जीके वाले पेपर की, तो हम उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। जब एसआई का पेपर है तो हमने हमारे एसआई वाले स्टूडेंट के लिए, जैसे कल ही क्लास हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आपका मैं 21 तारीख का एक अलग पेपर रखूंगा जिसमें दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ दिसंबर और जनवरी के, ताकि आप वो अच्छे से पढ़ के आओ और उन दोनों महीनों का आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उनको मैंने नवंबर में नहीं कराया, उनको मैंने ये अक्टूबर के अंदर नहीं कराया। तो हमारी जो क्लासेज हैं, इसीलिए मैंने कल भी एक तरीके से कहा था कि मैं यूट्यूब पर अब जो है पढ़ाना बंद करूंगा। करंट अफेयर जो हमारी जो सारी क्लासेज यूट्यूब पर आती है वो उसको हम बंद करेंगे। उसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, अभी हम चीज़ों का ना जनरलाइजेशन कर रहे हैं। अब आप एज ए स्टूडेंट कोई भी आता है और उस वीडियो को देखता है, अब उसे नहीं पता ना कि भाई मैं इसको जो है किस पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूँ, मैं क्यों कुछ चीज़ें लेट भी करवाता हूँ, कुछ चीज़ें जल्दी भी करवा देता हूँ। तो वो हमारा कुछ पर्सपेक्टिव है। हमारा मानना है कि जनवरी महीने का करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको डेली डे बाय डे सूजस पीआईबी कराया। हाँ, फरवरी भी अभी हम शुरू करेंगे, तो उसका सिर्फ ये पर्पज़ है। हाँ, दिसंबर का मैं चाहता नहीं था देरी करना, दिसंबर में देरी हो गई, बहुत सारे और कामों के अंदर व्यस्त होने के कारण, रैपिड रिवीजन के कारण देरी हो गई, बाकी मैं चाहता नहीं था इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल ये है कि आप हमारा मूल्यांकन एक तो इस बात से नहीं कर सकते कि भाई जो है मैगजीन में से कितने आए। मैगजीन में से हम जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उस एग्जाम के अंदर हमारी मैगजीन में से सर्वाधिक आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको बता रखा है कि आपको कितने महीने का पढ़ना है। इससे पहले वाला तो आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें कोई महीना है ही नहीं जिसमें जो है कोई एग्जाम था जिसकी हम तैयारी करवा रहे थे। कि अब दिसंबर से है तो उसका कंटेंट भी बढ़ गया फिर, तो उसको फिर हम कुछ भी नहीं छोड़ते, बाकियों में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं। तो क्या हमें इन सब चीज़ को लिए लोड लेना है? यदि आप एसआई का दे रहे हो या फिर कोई यदि अगले 3 महीनों के अंदर कोई पेपर होने वाला है तब तो इनका लोड लो, अदरवाइज इनका लोड नहीं लेना। अदरवाइज आपने जो बड़ी बड़ी जो नीतियाँ, अब देखो नीतियाँ जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, योजनाएं जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए मैं आपको नीतियाँ और जो योजनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में करवाता हूँ, जिसको कुछ लोग यूट्यूब पर घास काटना भी कहते हैं। वो मैं जो काफ़ी डिटेल में करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता है अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक जो वो काम की है, 7 महीने 8 महीने बाद भी पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों? वो कैसे काम किया सर, पुराना करंट फिर वो क्यों उठाते? देखो, योजनाएं और नीतियां जो होती हैं वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। आज योजना आई है तो अगले 3 महीने में कभी ना कभी चर्चा में आएगी। कैसे आएगी सर? सरकार, मुख्यमंत्री कहीं पर भी जाएंगे, मेंशन करेंगे कि देखो हमने ये योजना बनाई थी, हमने ये नीति बनाई थी और ये लागू हो गई है, ये सफल हो रही है, इसमें ये काम हो गया है, वापिस आ गई पूरी वो तो चर्चा में। ये है कि भी सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन दोबारा बस ठीक है, हो गया सो हो गया। अब कोई सर्वे में एक आधा लिख के दे दिया वो इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद में कोई पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए। इसलिए करंट अफेयर को पढ़ने की अपनी एक स्किल होती है कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जनरलाइजेशन के तहत नहीं होता, सबके लिए एक जैसा कंटेंट नहीं होता। जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो बताया जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ वाला हर कुछ पढ़ना है। एसआई का कोई पेपर देने वाला, उसको मैं कहूँगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मैंने जो कुछ भी पढ़ा है सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। पीआईबी भी पढ़ना है, सूजस भी पढ़ना है, ये ऐसे वाले भी पढ़ने हैं, नीति भी पढ़नी है, योजना भी पढ़नी है, सब पढ़नी है। यही जो कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला है तो उसको मैं कहूँगा नीतियाँ पढ़ लो, योजना पढ़ लो, ये सारी चीज़ों पर माथा मत खपाओ। ठीक है, चलो। उसके बाद में ऑनर रन राजस्थान एल्बर्ट हॉल के अंदर थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की तरफ से पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में ये कार्यक्रम हुआ, ऑनर रन मैराथन का फ्लैग। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों का स्पोर्ट्स अभी तक करवाया ही नहीं, तीनों का ही नहीं करवा रखा। दिसंबर का भी नहीं कराया, दिसंबर का तो कराऊंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का स्पोर्ट्स ही नहीं करवाया अभी तक। क्यों नहीं कराया? मुझे पता है यार उसमें से याद तो कुछ रहना है नहीं और एग्जाम में कुछ आना है नहीं। आया तो मुश्किल से मुश्किल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारे इससे पुराना सारा स्पोर्ट्स मिला देना, एक क्वेश्चन से ऊपर नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ आएगा भी नहीं, पर वो थोड़ा सा सेफ रहने के लिए कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन से ऊपर नहीं आएगा, इसलिए करवाया नहीं। क्यों यार फालतू के अंदर जो बच्चों को परेशान करना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें आएगा,
इसमें करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। दिसंबर जनवरी के एक साथ ही करा देते हैं स्पोर्ट्स। तो इसलिए चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे के अंदर जो याद किया जाना चाहिए। तो मैराथन सेना दिवस के उपलक्ष्य पर जो आयोजित की गई है, और मैराथन 3 श्रेणी में आयोजित की गई, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। ये अपन ने पढ़ा भी था भाई, ये जब सूजस पढ़ रहे थे उस दौरान पढ़ा भी था। चलो, राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह OTS जयपुर के अंदर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को, 1992 में घोषित किया गया था UN द्वारा। तो इस मौके पर ये सम्मान समारोह। जागो जगाओ एकता पद यात्रा, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर जी द्वारा की गई है। 24 नवंबर 2025 को जुलमी ग्राम पंचायत कोटा से शुरू हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। जागो जगाओ एकता। सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम, अब मुझे बता दो कब होगा ये। सुशासन दिवस 25 दिसंबर का होता है, तो ये भी 25 दिसंबर को ही होगा भाई, रीपा जयपुर के अंदर। क्या हुआ इसके अंदर, तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा है, सिटी पार्क में अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा और जयपुर में अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा। तो जयपुर में अटल लोकतंत्र, सिटी पार्क जयपुर में अटल काव्य स्मारक। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी कविताओं का पाठ जो बहुत अच्छा किया करते थे, तो इसलिए अटल काव्य स्मारक सिटी पार्क में। RCI, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए राजस्थान को 4 संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। एक तो आपके MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, JNVU जोधपुर, और एक आपके MLSU जो आपके है उदयपुर के अंदर, और CRC जामडोली जयपुर के अंदर। ठीक है, तो 2 जोधपुर की है, एक जयपुर की है और एक उदयपुर की है। इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में दिया है जो आपके रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने। ठीक है, आप इसमें देखेंगे ज़्यादातर जो है इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसने 4 को ये दर्जा दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। राजकोप सिटीजन ऐप राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा द्वारा शुरू किया गया था। इसमें नीड हेल्प फीचर दिया गया है, एक बटन हो गया जैसे, तो नीड हेल्प फीचर। लीगल ऑफिसर पोर्टल, तो विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया, विभाग, कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम हो सकेगा। लीगल ऑफिसर पोर्टल, जैसे मान लो अभी होता क्या है कि मान लो जो भी सरकारी कर्मचारी है उसने कई बार जैसे छुट्टियां ली या फिर कोई लेटर लिखा, तो वो अब कहाँ पर है, कभी फोटो खींच के रख लिया, कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, तो वो सारी चीजें एक जगह पर मिल जाए, इस प्रकार का ये रहेगा। राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो जारी की गई। 10 लाख से अधिक वाले में प्रथम स्थान पर जयपुर ग्रेटर रहा, 3 से 10 लाख वाले में भीलवाड़ा, 3 लाख से 50,000 में भरतपुर, 20,000 से 50,000 में नाथद्वारा और 20,000 से कम वाले में बड़ी सादड़ी। ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय की AI आधारित सुभाषार पहल में राजस्थान का देश में स्थान 14वां स्थान जो यहाँ पर रहा है। तो ये अपन ने इन्फॉर्मेशन जो दिसंबर महीने की पड़ी है, जो कि आपको याद रखनी है, और आपके यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। स्पोर्ट्स अपन दिसंबर जनवरी के एक साथ देख लेंगे। अवार्ड्स जो और देख लेते हैं।